नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका इस हमारे हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। उसी आधार पे यहाँ पे मैं अगला भाग लेकर के फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। यहाँ पे आंसर होता है कि दोहा है, या फिर चौपाई है, या फिर रोला है, या फिर ये सभी। तो जो मात्रिक छंद के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन है। तो छंद शास्त्र पतंजलि हैं, पिंगल हैं, पाणिनि हैं, या फिर मनु हैं। तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता यहाँ कहेंगे पिंगल मुनि को यहाँ पे माना जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है। साथियों, यहाँ पे दोहा हो जाता है, चौपाई या फिर सोरठा, या फिर इसमें सवैया हो जाता है। आंसर सही हो जाता है कि इसमें चौपाई का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस से जो तुलसीदास ने लिखा है उसमें ज़्यादातर उन्होंने चौपाई का प्रयोग किया है, लेकिन वहाँ पे सोरठा और दोहा और जो है सवैया छंद भी उसमें देखने को मिलता है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा छंद है। यहाँ पे हो जाता है कि दोहा है, कि रोला है, कि चौपाई है, या फिर वरवय है। कौन सा छंद यहाँ पे है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोहा आंसर सही हो जाता है। अगला है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अबिके कवि कद्दोत सम जहते करें प्रकाश। यहाँ इस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास हो जाता है, यमक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या फिर विरोधाभास हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार सही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि विरोधाभास अलंकार यहाँ पे कहा गया है। अगला है नील प्रधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंग अध खिला, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है कि उत्प्रेक्षा है, कि श्लेष है, कि रूपक है, या फिर उपमा है। इस पंक्ति में कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यहाँ पंक्ति को देखिए, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो यहाँ पे जो ज्यों शब्द दिया हो, इस आधार पे भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे हो जाएगा कि यमक है, कि रूपक है, कि श्लेष है, या फिर अनुप्रास है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल की वंदना करने की बात की गई है, रूपी यहाँ लग जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। ज़्यादातर सब लोग योजक देख कर के भी पहचानते हैं, यदि योजक लगा है तब तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से हमको जो है इस अलंकार को पहचान यहाँ पे करनी है। अगला है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। हो जाएगा कि मैथिली है, कि भोजपुरी है, मगही, या फिर आंगिक है। तो यहाँ मगही के अंतर्गत पटना बिहार जो है वो स्थित है। खड़ी बोली की रचना, पहली रचना कौन है। यहाँ पे हो जाएगा कि प्रेम सागर है, नासकेतो पाख्यान है, ढोला मारूरा दुआ, या फिर आशिका है। कौन सी रचना है यहाँ पे आंसर। तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो लल्लू लाल कृत प्रेम सागर है, नासकेतो पाख्यान सदल मिश्र की है, जबकि ढोरा मारू जो दुआ है वो कुसर लाभ की रचना तथा आशिका अमीर खुसरो की रचना यहाँ पे मानी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेम सागर। इन जो है ये दो चार कवि जो हैं, जैसे सदल मिश्र जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, या फिर ईसा अल्लाह खां, इनकी जो ये रचनाएं होती हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है। तो छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, कौरी, बुंदेली, या फिर ब्रज। तो छत्तीसगढ़ी यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है, जबकि इतनी जो भाषाएं ये और हैं वो उसके अंतर्गत रखी गई हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो हो जाएगा कि 3 हैं, कि 5 हैं, कि 4 हैं, या फिर 2 हैं। तो हिंदियों की यहाँ पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात चली है तो इसमें 5 हो जाती हैं। अगला है कि बनाफरी किसकी उपबोली के अंतर्गत रखी गई है। तो ये हो जाएगा बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, या फिर कन्नौजी। किसके अंतर्गत बनेफरी बघेली को रखा गया है, जो कि किसके अंतर्गत रखा है, पूर्वी जो है वो बघेली के अंतर्गत इसको रखा गया है।
अगला है हिंदी भाषा का संबंध किससे है, तो यहाँ पे पैसाची से, ब्रांचर से, मगही से या फिर सौरसेनी से। सिंधी भाषा का यहाँ पे किससे माना जाता है, तो सिंधी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, तो यहाँ पे ब्रांचर अपभ्रंश से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी परिवार की भाषा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सामी हामी है, कि भारोपीय है, कि काके है या पपुआ। कौन सी भाषा से इसका विकास यहाँ पे माना जाता है, तो हिंदी के अंतर्गत जो ये भारोपीय परिवार है इसका विकास यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, तो ये हुआ है ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है, राजस्थानी से या फिर पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी से। कौरवी भाषा का जो उदय है वो किससे माना जाता है, ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि जो कौरवी भाषा है उसका विकास जो हुआ है पश्चिमी हिंदी से ही इसका विकास भी माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा जूता है, कीमत है, हैजा है, देहात है। जूता यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है दशानन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है, यौगिक हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो है वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो ये यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि निम्न से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है, तो यहाँ पे ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी या फिर डी। तो यहाँ पे अल्प प्राण में का को रखा जाता है। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो यहाँ पे खरोष्टी है, ब्राह्मणी है, कीलाक्षर है या फिर हीरोग्लिफी हो जाता है। तो अगला यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि ये जो होती है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इसको रखा गया है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे हो जाएगा 11 है, 12 है, 13 है या फिर 14 है। तो जो देवनागरी लिपि है उसके अंतर्गत जो स्वरों की संख्या है वो यहाँ पे 11 मानी गई है। अगला है कि देवनागरी लिपि की मूलतः क्या है, तो ये हो जाएगा कि वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है, किस प्रकार की लिपि है। तो मूलतः ये अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगला यहाँ पे है कि देवनागरी लिपि के विकास में क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ पे दाईं से बाईं लिख जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, वर्णात्मक लिपि है, इनमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है इसमें सत्य नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाता है कि ए और सी के स्थान पर क्या हो जाएगा, कथन यहाँ पे असत्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पे हो जाएगा करण है, संबंध है, अधिकरण है या फिर अपादान है। में और पर जब इस प्रकार के जो अपसर्ग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे संबंध में चतुर्थी विभक्ति मतलब संबंध बताया जाता है। करण यहाँ पे से इसका जो चिन्ह होता है ये होता है और यहाँ पर अपादान से अलग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु वचन निर्धारित करें। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं। साधु आ रहे हैं, इसमें जो है वचन का जो यहाँ पे देखा गया है तो ये यहाँ पे हो जाता है कि ये अगला है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ हो जाएगा चना है, अरहर है, बाजरा है या फिर उड़द है। कौन सा आंसर होता है, तो इसमें अरहर जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है, जबकि और सब यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या यहाँ पे ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है या फिर डी हो जाता है। आंसर कौन सा सही हो जाता है, तो इसमें संधि विच्छेद की बात चली है, यहाँ पे हो जाता है बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है नीलगाय में कौन सा समास है, यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा या फिर अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो ये जो नीलगाय है, नीली है जो गाय, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय का प्रयोग इसमें किया गया है। किसमें, तो यहाँ पे नीली है जो गाय, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय यहाँ पे हो जाता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें दोनों पद जो होते हैं, इसमें उत्तर प्रतिपदान होता है
अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में उपमेय और उपमान की जो होते हैं विशेषण और विशेष की भाव यहाँ पे होते हैं कर्मधारय में। अगला यहाँ पे है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है। यहाँ पे द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया है? जहाँ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में शुद्धि क्या होगा? यहाँ पे हो जाता है कि अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से अपना काम करो, अपने हाथ से अपना काम करो। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि अपना काम यहाँ पे स्वयं करो, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? यहाँ पे प्रथमा हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। किसका हुआ है? तो यहाँ पे तृतीया एक वचन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। साथियों, विभक्ति को जो है अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो कोई भी विभक्ति जहाँ से भी थोड़ा भी जो है तैयारी अपनी तेज करिए, क्योंकि वहाँ से ज़रूर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे हो जाए अभ्र है, जीमूत है, वारिद है या फिर मरकट है। तो यहाँ पे मरकट आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि मरकट जो है बांदर का होता है, जबकि जीमूत ये भी बादल का है, अभ्र बादल का है, वारिद भी बादल का है। अगला है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे नवीन हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, आदिकालीन हो जाएगा, पाषाणकालीन हो जाएगा। अर्वाचीन का क्या हो जाता है? आंसर यहाँ पे हो जाता है कि ये प्राचीन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकृति शब्द का समभिन्नार्थी क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि बनावट है, कि वस्त्र है, चित्र है या फिर समरूप है। तो आकृति का जो होता है, आकृति का समभिन्नार्थी शब्द जो होता है ये हो जाता है क्या? बनावट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला है छाती केवल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? यहाँ पे हो जाएगा उरग है, भुजग है, कुरंग है या फिर तुरंग है। यहाँ पे उरग हो जाता है, छाती केवल चलने वाले को यहाँ पे सर्प का भी पर्यायवाची उरग यहाँ पे कहा जाता है, भुजग भी उसकी पर्यायवाची है, जबकि यहाँ पे तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची हो जाता है। अगला यहाँ की बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अत्यधिक क्रोध करना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना, कौन सा हो जाता है? बरस पड़ने का मतलब है कि अत्यधिक क्रोध करना, ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख ना लगना, क्या हो सकता है सही आंसर? तो इसमें क्या हो जाता है कि बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है यहाँ पे जगतः शब्द मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताना है। यहाँ पे कालिदास हो जाएगा, भवभूत हो जाए, भास हो जाए या फिर भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कालिदास मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक के रूप में इनको हम जानते हैं। जबकि भास का हो जाता है, भास ने 13 नाटकों की रचना की है, इनको प्रथम नाटककार के रूप में हम पाते हैं। भवभूति ने भी 3 नाटक मालती माधव और उनकी 2 रचनाएं हैं। भारिव का किरात अर्जुनीय है, जो बृहत्तरी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम या फिर प्रतिभा नाटक। प्रतिमा नाटक जो है ये भास की हो जाती है, जबकि और रचनाएं यहाँ पे कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है कि मालती माधव रचना के लेखक कौन है? यहाँ पे ये भवभूति का है, कालिदास का है, भास का है या श्रीहर्ष का है। तो भवभूति आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है इनमें से कौन सी रचना भारिव की है? तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, महाकाव्यम, दस कुमार चरितम, किरात अर्जुनीयम। तो कौन सी रचना भारिव की है? तो यहाँ किरात अर्जुनीयम के अंतर्गत भारिव की रचना ये यहाँ पे है। और रचनाएं यहाँ पे जो हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, रघुवंशम कालिदास की, दस कुमार चरितम दंडी की। अगला यहाँ शिशुपाल वध के लेखक कौन है? यहाँ पे हो जाता है कि माघ हैं, कि कालिदास हैं, हर्ष हैं या फिर भास हैं। तो शिशुपाल वध की बात आती है तो यहाँ पे माघ आंसर सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दस कुमार चरितम है, शिवराज विजयम है, मेघदूतम है, हर्ष चरितम है, दस कुमार चरितम ये दंडी की रचना है।
नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है यहाँ पे? तो श्रीहर्ष हैं कि दंडी हैं कि भास हैं या फिर भवभूति हैं? तो साथियों यहाँ पे जो पहले प्रश्न पूछा जाता था वो रचनाओं के बारे में सीधा सीधा पूछा जाता है, लेकिन अब वो रचनाकार और रचना से हट करके थोड़ा सा अंदर कितने सर्ग हैं, सर्ग में क्या कहा गया है, इस प्रकार के सर्ग का नायक, रचना का नायक कौन है, नायिका कौन है, यदि नायक है तो वो किस प्रकार का धीरोदांत उदांत, मतलब इस नायक की जो अलग अलग वो होता है उसके बारे में जो है प्रश्न बन जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाता है कि विद्या प्लस आलय। अगला प्रश्न है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ है, गुण है या फिर यड़ है या फिर वृद्धि है? तो यहाँ पे गुण संधि यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सच्चित शब्द में कौन सा संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि वृद्धि है कि गुण है कि यड़ है कि इस चित्त संधि है? तो इस संचित में जो हो जाता है इस चित्त संधि के अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे गृहम गच्छति, गृह गच्छति, गृहाय गच्छति या गृहम आगच्छति, कौन सा आंसर होता है सही? यहाँ पे आंसर सही है गृह गच्छति संधि विच्छेद का हो जाएगा गृहम गच्छति। अगला यहाँ पे हो जाएगा कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे हो जाएगा कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय या फिर महान है जो आत्मा, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि दिनम प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दिनम दिनम चा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम या फिर दिन दिन चा। तो यहाँ पे दिनम दिनम प्रति आंसर यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या फिर चतुर्थी है? किसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है चतुर्थी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे हमने यहाँ पे अभी प्रश्न है जगता शब्द का रूप में कौन सा वचन है? यहाँ पे एक वचन हो जाता है, एक वचन हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ये सभी कौन सा आंसर इसमें होता है सही? तो जगता जो है वो एक वचन का रूप यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तिष्ठत धातु रूप में कौन सा लकार है? हो जाएगा इसमें कि लट है, लोट है, लंग है या फिर विधिलिंग है, कौन सा लकार इसमें हो जाता है सही? तो आंसर हो जाएगा इसमें अगला प्रश्न है इसमें कि अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे लंग लकार है, लोट है या फिर लट है या फिर लिट है? तो यहाँ पे लंग लकार आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रजायम स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाता है कि कारणम है कि करण है या फिर संप्रदान है, आपादान है या फिर कर्ता है? तो यहाँ पे जो शब्द है वो कौन सा हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग इसमें रखा गया है। अगला है कि सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा या फिर अपादान हो जाएगा? तो सहयुक्त प्रधाने के अंतर्गत करण कारक को यहाँ पे रखा गया है। अगला है रामः गृहं गच्छति शब्द में किस रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राम जाता है, राम घर आता है या फिर राम घर से जाता है या फिर राम घर को जाता है? कौन सा जो है आंसर यहाँ पे सही होता है? तो यहाँ पे हो जाता है राम घर जाता है। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमने जो मॉडल पेपर दूसरा था उसके सभी प्रश्नों को यहाँ प्रस्तुत किया है साथियों। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और सही दिशा में लेकर के जाइए। धन्यवाद।